नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल डीसी ज्योग्राफी क्लासेस में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। और आज का जो सेशन होने वाला है ये मानव भूगोल, प्रकृति, क्षेत्र, विचारधाराएं एवं उपागम के ऊपर होने वाला है। मीन्स ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर, स्कोप, थॉट एंड अप्रोचेस, इसके ऊपर होने वाला। ठीक है, तो चूंकि ये जो मानव भूगोल का सेक्शन है, इस सेक्शन से यूजीसी नेट में आप किसी भी स्टेट का, यूपी का ले लें या फिर किसी भी स्टेट का जो पीजीटी और टीजीटी का एग्ज़ाम होता है, उसमें ज्योग्राफी से संबंधित जब प्रश्न आते हैं तो उसमें इस सेक्शन से प्रश्न जरूर रहते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शंस है। तो चलिए हम लोग आज मानव भूगोल का जो प्रकृति है, क्षेत्र है, विचारधारा है और उपागम, इसका कंटिन्यू 4 से 5 लेक्चर होने वाला है। तो उसी कड़ी की शुरुआत आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी यानी मानव भूगोल का और मानव पारिस्थितिकी का। ठीक है, या हम यूँ कहें कि मानव भूगोल का एक सामान्य सा परिचय। ठीक है, तो इस चीज़ की हम अगर शुरुआत करें इंट्रोडक्शन से, तो ऐसा माना जाता है कि अगर कोई भी सब्जेक्ट है, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को परिभाषित करना चाहते हैं तो ये काम उतना आसान नहीं होता है जितना कि लोग सोचते हैं। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट को डिफाइन करना एक मुश्किल काम होता है। ठीक है, तो ये काम पहले भी, आज से प्राचीन काल में भी ये काम उतना आसान नहीं होता था। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे समय में चेंज होता है, परिवर्तन होता है, वैसे वैसे मानव के ज्ञान में वृद्धि होते जाती है। ठीक है, अब जैसे ही मानव के ज्ञान में वृद्धि होती है, उसका जो कल्चर होता है, संस्कृति होता है, उसके संस्कृति में भी विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। और जैसे ही ह्यूमन का, जो मानव है, उसके ज्ञान में वृद्धि हुई, उसके कारण से उसकी संस्कृति में विकास हुआ। और जब संस्कृति और ज्ञान में विकास होता है तब किसी भी सब्जेक्ट का जो डिफिनेशन होता है, स्वाभाविक है कि वह भी चेंज होगा। ठीक है, तो मानव भूगोल में भी यही कहानी चलता आया है शुरू से लेके आज तक। ठीक है, और यही कारण है कि मानव भूगोल का जो परिभाषा है वह सर्वमान्य नहीं है, उसको सभी भूगोलवेत्ता नहीं मानते हैं। ठीक है, कोई भी एक डिफिनेशन पे सर्वसम्मति नहीं बना है। तो इस क्रम में क्या होता है कि एक रिचर्ड हार्टसन, ठीक है, इनकी एक बुक थी जिनका नाम था पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी। इस पुस्तक में जो हार्टसन थे, इन्होंने मानव भूगोल को परिभाषित करने की कोशिश किया है। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी को परिभाषित करने की कोशिश किया और परिभाषित करते हुए इन्होंने कहा है कि भूगोल का संबंध पृथ्वी के धरातल के विषमता युक्त स्वरूप, ठीक है, का अर्थात व्यवस्थित और विवेकपूर्ण ढंग से वर्णन एवं व्याख्या करने से है। ठीक है, इस चीज़ को आप अच्छे से समझें। इनका कहना था कि जो भूगोल का रिलेशन है वो पृथ्वी के धरातल के विषमता, यानी कि जो हमारे अर्थ के ऊपर जो भी सरफेस पर विभिन्नता है, विषमता है, ठीक है, उसका स्वरूप का अर्थार्थ, जो वास्तविक चीज़ है, जो सिस्टमेटिक है और जो लॉजिकली है, ठीक है, उस ढंग से वर्णन एवं व्याख्या करने से ही माना जाता है मानव भूगोल। ठीक है, ये रिचर्ड हार्टसन का परिभाषा था। ठीक है, अब भौगोलिक अध्ययन के अंतर्गत, ठीक है, जो भौगोलिक अध्ययन है उसमें आंतरिक कलह ने इस विषय को 2 भागों में बांट दिया। कौन से विषय को? तो भूगोल को। और आंतरिक कलह होने का रीज़न क्या था कि जो परिभाषा दिया जा रहा था, सबका विचार एक सामान्य नहीं था। और एक सामान्य नहीं था, इसका मतलब है कि अगर जो
थॉट हम दे रहे हैं, जो विचार हम दे रहे हैं, मेरे नज़र में वही श्रेष्ठ है। ठीक है। अगर आप भी कोई भूगोल से संबंधित परिभाषा दे रहे हैं तो हो सकता है आपके नज़र में श्रेष्ठ हो, मेरे नज़र में नहीं। तो यही कारण रहा है भौगोलिक अध्ययन के अंदर जो कलह है, झगड़ा है, उसके पीछे रीजन। ठीक है। और यही परिभाषा में एक रूपता नहीं हुआ, सर्वसम्मति नहीं हुआ, जिसके कारण भूगोल को दो विषयों में बांट दिया गया। तो जो पहला विषय हुआ वो भौतिक भूगोल कहलाया और जो दूसरा है वह मानव भूगोल। ठीक है। अब मानव भूगोल में होता क्या है, तो मानव भूगोल, ठीक है, भूगोल का वह भाग है जिसमें मानवीय क्रियाओं के स्थानिक विभेदीकरण और संगठन के साथ साथ भौतिक पर्यावरण के मानवीय प्रयोग का अध्ययन किया जाता है। यहाँ इस चीज़ को आप समझिएगा कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, मानव भूगोल है, ये ज्योग्राफी का वह पार्ट है, वह भाग है जिसमें मानवीय क्रियाओं के स्थानिक विभेदीकरण यानी स्पेशियल डिफ्रेंसिएशन और जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके साथ साथ भौतिक पर्यावरण के मानवीय प्रयोग का अध्ययन किया जाता है। किसमें? तो मानव भूगोल में। ठीक है। अब इसी कड़ी में एक सब टॉपिक आता है मानव भूगोल बनाम मानव पारिस्थितिकी, मीन्स ह्यूमन ज्योग्राफी वर्सेस ह्यूमन इकोलॉजी। ठीक है। तो अगर हम बात करें मानव पारिस्थितिकी की यानी ह्यूमन इकोलॉजी की, तो ह्यूमन इकोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले अमेरिकी भूगोलवेत्ता एच बैरोज ने सन 1923 ईस्वी में दिया था और ये एग्ज़ाम पीजीटी में, यूजीसी नेट में भी कई बार पूछा जा चुका है कि मानव पारिस्थितिकी यानी ह्यूमन इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो एच बैरोज ने दिया है। ठीक है। तो सबसे पहले एच बैरोज ही थे जिन्होंने ह्यूमन इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है। जो कि सामाजिक डार्विनवाद में विश्वास करते थे। और यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो एच बैरोज हैं उनका किस चीज़ में विश्वास था। ठीक है। तो इनका विश्वास सामाजिक डार्विनवाद में था। ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि जो बैरोज है उनका विश्वास सामाजिक डार्विनवाद में था। इन्होंने ही सबसे पहले ह्यूमन इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है। अब इन्होंने अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं की समिति में, जैसे हर किसी ऑर्गेनाइजेशन का एक सोसाइटी होता है अपना, तो उसी तरह जो अमेरिका में भूगोलवेत्ता थे, ज्योग्राफर्स थे, तो अमेरिकन ज्योग्राफर्स का सोसाइटी में इन्होंने 1923 में यानी 1923 ईस्वी में इन्होंने घोषणा किया और कहा कि मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है। इस चीज़ को आप समझिएगा। इनका क्या कहना था कि मानव भूगोल जो है वह मानव पारिस्थितिकी है। ठीक है। अब क्या है मानव पारिस्थितिकी और मानव भूगोल, इस चीज़ को भी हम लोग आगे देखने वाले हैं, समझने वाले हैं इसके बारे में। ठीक है। तो जो इस विचारधारा को मानने वाले थे, ठीक है, जो इस विचारधारा को मानने वाले थे वह यह बताने की पूरी कोशिश की कि मानव और उसके पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक तत्वों की अंतःक्रिया में पारस्परिक संबंध है। मतलब क्या कि जो भी ह्यूमन इकोलॉजी, मानव पारिस्थितिकी का कॉन्सेप्ट में जो बिलीव करते थे, विश्वास करते थे, उनका ये मानना था कि मानव और उसके पर्यावरण के जैविक और अजैविक तत्वों के बीच अंतःक्रिया में पारस्परिक संबंध है। यानी कि जो ह्यूमन है और जो हमारा इन्वायरमेंट है, ठीक है, उसमें जो बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट हैं, जैविक और अजैविक तत्व हैं, उसके बीच इंटर रिलेशनशिप है, अंतःक्रिया है। ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है कि मानव और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया है, तभी तो ह्यूमन और जो इन्वायरमेंट है एक दूसरे के ऊपर बहुत कुछ डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है। और इस विचारधारा को मानने वाले का यह भी मानना था कि अस्तित्व के लिए संघर्ष आवश्यक होता है। यानी अगर आपको एग्जिस्ट करना है
पृथ्वी पर रहना है तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, ठीक है। और जो संघर्ष करते हैं वही पर्यावरण के साथ अच्छी तरह से समायोजन कर पाते हैं। अगर आप स्ट्रगल नहीं कर सकते, आप संघर्ष नहीं कर सकते, तो आप इन्वायरमेंट के साथ आप अच्छा रिलेशन नहीं बना सकते हैं। ये मानना था जो ह्यूमन इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट को मानते थे, उनका विचार था, ठीक है। उनका यह भी मानना था कि यदि उत्कृष्ट अनुकूलन मिला, यानी कि जो सुटेबल कंडीशन है, सुटेबल कंडीशन दैट मीन्स कि अगर एक ह्यूमन को सरवाइव करना है, जीवित रहना है, तो उसके लिए जो सुटेबल कंडीशन होगा, अगर उसके अकॉर्डिंग सारा कुछ अनुकूल रहा तब तो मानव वृद्धि करेगा। लेकिन अगर निकृष्ट अनुकूलन रहा, यानी कि सुटेबल कंडीशन नहीं रहा, वर्स्ट कंडीशन रहा, तब तो मानव का निष्कासन होगा, यानी कि मानव वहाँ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मानव को कहीं दूसरे जगह शिफ्ट करना होगा, जाना होगा, वहाँ वह रह नहीं सकता, ठीक है। अब जो ह्यूमन इकोलॉजी है, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, यानी मानव पारिस्थितिकी कहना क्या चाहता है, इस चीज़ में होता क्या है, ठीक है। तो आप इस तरह से समझें कि मानव पारिस्थितिकी का जो सेंट्रल जिस्ट है, जो सार है, वो इसी स्लाइड्स में है, ठीक है। हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। तो जो सेंट्रल आइडिया ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी है, इसमें बताया गया है कि पौधों और पशुओं की तरह मानव को भी अपने भौतिक पर्यावरण में संघर्ष करना पड़ता है। जिस प्रकार पौधे अपने भौतिक पर्यावरण में संघर्ष करते हैं, पशु अपने भौतिक पर्यावरण में संघर्ष करते हैं, उसी प्रकार मानव को भी अपने भौतिक पर्यावरण में संघर्ष करना पड़ता है। और संघर्ष की इस प्रक्रिया में निर्बलों का निष्कासन हो जाता है, यानी यदि आप कमज़ोर हैं तब तो आप संघर्ष नहीं कर सकते हैं और आप यहाँ नहीं रह सकते, आप सरवाइव नहीं कर सकते और आपका यहाँ से निष्कासन हो जाएगा, मीन्स आप यहाँ रह नहीं सकते, ठीक है। अब ये जो ह्यूमन इकोलॉजी है, मानव पारिस्थितिकी है, इस विचारधारा को लेमार्क के कार्यों ने आगे बढ़ाया। यानी लेमार्क का जो भी वर्क रहा है वो ह्यूमन इकोलॉजी को आगे बढ़ाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, ठीक है। और लेमार्क भी इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक जीव सचेतन रूप से अपने परिवेश के साथ समायोजन कर सकते हैं और उपार्जित विशेषताओं को अपनी संतान को हस्तांतरित करते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान से समझिए। लेमार्क कहते हैं कि जो भी जीव है वो वास्तविक रूप से अपने परिवेश के साथ समायोजन कर सकता है, यानी जब तक आप अपने आसपास के वातावरण के साथ समायोजन नहीं कर सकते, आप जीवित नहीं रह सकते, ठीक है। इनका यह भी कहना था कि जो उपार्जित विशेषता है, यानी आप जो अपने वातावरण से जो भी चीज़ अर्जन किए हैं, सीखे हैं, उसी चीज़ को लोग अपने संतान को हस्तांतरित करते हैं, मीन्स ट्रांसफ़र कर देते हैं। जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं वो अपने एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। इस विचारधारा को, जो कि ह्यूमन इकोलॉजी का, जो मानव पारिस्थितिकी का विचारधारा था, इस विचारधारा को बहुत से लोग समर्थन किए। जैसे जो रेटजेल का जो राज्य संबंधी जैविक संकल्पना है, वह जैविक संकल्पना भी इस कॉन्सेप्ट को समर्थन करता है। ह्यूमन इकोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट था उसका समर्थन करता है। उसी प्रकार डेविस की भू आकृति विज्ञान इस विचारधारा को समर्थन देता है। वहीं सैंपल और हंटिंगटन का जो पर्यावरणीय निश्चयवाद है और हर्बर्टसन का प्रादेशिक भूगोल है, इन सब ने ह्यूमन इकोलॉजी यानी मानव पारिस्थितिकी को समर्थन किया है, ठीक है। जैसे आप इस पिक्चर को ज़रा समझें तो आपको कुछ और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जैसे एक इंसान है, ठीक है। एक इंसान अगर एग्जिस्ट करता है, जीवित रहता है, तो इसको अपने आसपास के वातावरण से बहुत सारे कुछ फेस करने होते हैं, ठीक है। बहुत कुछ संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर ह्यूमन सस्टेन कर पाता है, उसका अस्तित्व बच पाता है, ठीक है।
जैसे सपोज कोई अर्थ का एक पार्ट है, पृथ्वी का कोई एक भाग, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत अधिक है, तो क्या ह्यूमन वहाँ सरवाइव कर सकता है? तो ये डिपेंड करता है मानव के ऊपर कि अगर मानव उस टेम्परेचर के अनुसार अगर खुद को वह ढाल लेता है तब तो वह वहाँ सस्टेन कर सकता है। अगर नहीं ढाल पाया उसके अनुसार तब तो मानव वहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इसके लिए उस टेम्परेचर में सस्टेन करना वो एक चैलेंज से कम नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जिसको फेस करके ही मानव अपना अस्तित्व को कायम रखता है। आप पृथ्वी पर किसी भी चीज़ को ले लीजिए, चाहे पौधे को ले लीजिए या फिर पशु को ले लीजिए, जब तक कोई पौधा या पशु या इंसान संघर्ष नहीं करेगा उसका अस्तित्व पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसका अस्तित्व को कायम रखने के लिए उसे संघर्ष करना ही पड़ेगा। या हो सकता है कल्चरल जो सांस्कृतिक विविधता है उसके अनुसार लोग फिट नहीं बैठे तो उसके अनुसार भी उसको एडजस्ट करना होगा। नेचुरल एनालॉजीज मतलब जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं उसके अनुसार एडजस्ट करना होगा, ठीक है। आपको फिर उसी प्रकार यहाँ बायोफिजिकल इंटरेक्शन है, नेचर इन स्पेस है, ठीक है। आपको मेंटली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, आपको हेल्थ स्ट्रांग रखना पड़ेगा, आपको सोशली डाइवर्स होना पड़ेगा, ठीक है, फिजिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा। बायोटिक इंटरेक्शन से आपको इंटरेक्शन करना होगा, कल्चरल इंटरेक्शन होना होगा, नेचुरल एनालॉजीज से आपको सामना करना पड़ेगा। यानी इन सारी चीज़ों को अगर आप मिलाएंगे तभी एक मानव का अस्तित्व पृथ्वी पर रह सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मानव भूगोल को पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाले उपागम की कई बिंदुओं पर आलोचना हुई है। जो ह्यूमन इकोलॉजी है, मानव पारिस्थितिकी है, जो कहता है कि जो मानव है वो पशु और पौधों के समान होता है, ठीक है, जिसे अपना अस्तित्व को कायम करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो इस कॉन्सेप्ट में बहुत सारी चीज़ें को आलोचना की गई है। जैसे इस विचारधारा ने मानव को पौधों और पशुओं के समान माना है, ठीक है। जो ह्यूमन इकोलॉजी है, मानव पारिस्थितिकी है, वो मानव को पौधों और पशुओं के समान माना है, जिसमें मानव को जीवित रहने के लिए अपने पर्यावरण में संघर्ष करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन मानव उपकरणों का निर्माता, उसका उपयोगकर्ता और संस्कृति का रचनाकार प्राणी भी है। आप अगर देखें तो मानव क्या करता है, मानव एक से एक टेक्नोलॉजी का निर्माण कर रहा है, उसका यूज भी कर रहा है और कितनी सारी कल्चर्स का डेवलपमेंट मानव ही किए हैं, ठीक है। तो मानव अपने ज्ञान, वैज्ञानिक प्रगति एवं नए नए शोध से अपने भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने प्राकृतिक आवास और पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन करता रहता है, ठीक है। तब तो ये मानव पशु और पौधे के समान से तो बिल्कुल अलग है। जबकि मानव पारिस्थितिकी में ये कहा गया था कि जो मानव है वो पशु और पौधों के समान है, लेकिन वास्तव में तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अब मानव को अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने वाला एक महान एजेंट माना गया है। यानी अगर आप इस चीज़ को समझें तो हमारा जो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, उसमें अगर सबसे ज़्यादा कोई चेंज करता है, परिवर्तन करता है उसमें, तो वो मानव है। वो अपने अनुसार सारा कुछ को चेंज कर लेता है, मॉडिफाई कर लेता है, ठीक है। और जो कंडीशन सुटेबल नहीं था उस कंडीशन को मानव सुटेबल बना देता है, ठीक है। इसीलिए जो अरस्तु हैं वो कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं कि मानव पारिस्थितिकी के सिद्धांत, जो ह्यूमन इकोलॉजी का जो थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है, मानव समाज पर उस सीमा तक लागू नहीं होते जैसे वे पौधों और पशुओं पर लागू होता है, ठीक है। जिस प्रकार ह्यूमन इकोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट था वो पशु और मानव पर जिस प्रकार लागू होता है उस प्रकार मानव पर लागू नहीं होता है, ठीक है। इसलिए अरस्तु कहते हैं भूगोल ना तो मानव पारिस्थितिकी हो सकता है और ना होना चाहिए, ठीक है। भूगोल
ना तो मानव पारिस्थितिकी हो सकता है और ना होनी चाहिए। यह कथन अरस्तु का है। ठीक है, तो यही था आज का हमारा सेशन। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो इस सेशन में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, हम आगे बात करने वाले हैं इसके आगे जो अगला लेसन होगा इसी से संबंधित मानव व उसके प्राकृतिक पर्यावरण के साथ समायोजन। इस लेक्चर पे, इस सेशन पे हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये सेशन आपको हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। और थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि जो भी लेक्चर्स आपको यहाँ प्रोवाइड करवाया जा रहा है उससे रिलेटेड MCQ सॉल्व करने के लिए, तो आप इस दिए गए टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उससे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। आपको हर जो भी लेक्चर्स प्रोवाइड करवाया जाता है उससे रिलेटेड MCQ दिए जाते हैं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप ज़रूर इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।